हेलो एवरीवन, मैं हूं शालिन कुमार। आज मैं आपके साथ डील कर रहा हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे लाइफ टाइम काम आने वाली एक बहुत ज़रूरी वीडियो है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमें हमेशा काम आएगा, चाहे हम हॉस्पिटल में काम करें या किसी कॉलेज में पढ़ाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिसमें आपके मन में कोई सा भी डाउट है या आप भूल जाते हैं बार बार याद करके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हॉस्पिटल नौकरी को। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो आज इस वीडियो में आपको मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताऊंगा और आप अपने ऊपर लाइव एग्जांपल की तरह समझें। बहुत इजी रहेगा आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझने में, जो आपको हमेशा याद रहेगा। इससे आपको बहुत आसानी होगी एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझने में। दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या? मानव शरीर की संरचना यानी एनाटॉमी शरीर संरचनाओं का एक अध्ययन है, जबकि शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी एक अध्ययन है कि वे कैसे काम करते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है? मानव शरीर की एक संरचना है, जिसमें मानव शरीर की संरचनाओं का अध्ययन करा गया है और उन संरचनाओं का शरीर क्रिया के विज्ञान में एक ऐसा अध्ययन है कि वो काम कैसे करते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे दो पार्ट में है। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विंजिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज्ड ड्यू टू इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो जैसे कि दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले एम्स में 2018 में आ चुका है। मैं पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। विंजिंग ऑफ स्कैपुला, विंजिंग क्या है? विंजिंग एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, जो कि क्या होता है, शोल्डर ब्लेड से बोन से प्रोट्रूड्स हो जाना। यानी जो हमारा पीछे शोल्डर है उसका प्रोट्रूशन हो जाना। प्रोट्रूशन क्या करता है? एक बाहरी उभर के दिखता है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन को देखें और एक एबनॉर्मल को, तो उसका जो पीछे शोल्डर वो क्या है, उभरा हुआ दिखेगा। ठीक है। जो डिजीज पर्सन है, क्यों होता है? एबनॉर्मल पोजीशन हो जाना पर्सन की, किसी भी पर्सन की एबनॉर्मल पोजीशन हो जाना, किसकी वजह से? नर्व इंजरी होने की वजह से। तो क्वेश्चन है, विंजिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज्ड ड्यू टू इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, यानी स्कैपुला का प्रोट्रूशन हो जाना निम्नलिखित में से किस भाग में चोट लगने के कारण होता है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं। ए अल्नर नर्व, बी थोरैकोडोर्सल नर्व, सी लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल एंड डी डोर्सल स्कैपुलर नर्व। जैसे कि आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं, चारों क्या है? मोटर नर्व्स हैं। तो हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, अल्नर नर्व की। अल्नर नर्व कहाँ होती है? हमारी आर्म में होती है। थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व क्या है? मिडिल सब कैपुलर नर्व्स होती है, जो कि फैन शेप्ड मसल्स होती है। ओरिजिनेट कहाँ होती है? स्पाइनस प्रोसेस से T7 से L5 तक, यानी थोरैसिक 7 से लंबर 5 तक। सी है थोरैसिक नर्व्स ऑफ वेल, ये क्या है? मोटर नर्व्स है, जो कि सेरेटस एंटीरियर मसल्स के फंक्शंस में कैसे काम करते हैं? स्कैपुला को पुल फॉरवर्ड करती है अराउंड द थोरैक्स। ठीक है। और असिस्ट काय में करती है नर्व? रेस्पिरेशन में। डी है डोर्सल स्कैपुलर नर्व्स, जो कि पोस्टीरियर सेरेटस में होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सी लॉन्ग थोरेसिक नर्व्स ऑफ वेल। ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व्स में इंजरी होता है, जिससे क्या होता है? सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाता है। तो एक कॉमन कॉज है स्कैपुला का प्रोट्रूशन होने में। तो विंजिंग का क्या मतलब होता है? प्रोट्रूशन होना। तो सही आंसर क्या है? सी लॉन्ग थोरेसिक नर्व्स ऑफ वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, मसल्स ऑफ थाई प्रेजेंट इन एंटीरियर एस्पेक्ट। ये भी क्वेश्चन सफदरजंग में 2018 में आ चुका है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, मसल्स ऑफ थाई प्रेजेंट इन एंटीरियर एस्पेक्ट। तो मसल्स प्रेजेंट जो एंटीरियर एस्पेक्ट्स में होती हैं थाई की, वो कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शंस में कह रहा है रेक्टस फिमोरिस, हैमस्ट्रिंग, डेल्टॉइड, टिबियलिस एंटीरियर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ए रेक्टस फिमोरिस। हैमस्ट्रिंग क्यों नहीं है? हैमस्ट्रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी थाई के बैक में होती है, नी की। लेकिन हम जो प्रेजेंट एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे कह रहा है, तो आगे कौन सी होती है? रेक्टस फिमोरिस। हैमस्ट्रिंग कहाँ होती है? थाई और नी के बैक में। डेल्टोइड मसल्स कहाँ होती है? डेल्टोइड मसल्स हमारे होती है हुमरस में, जो कि हाथ में होती है। ये कहाँ मसल्स क्या है? स्कैपुलर रीजन में होती है, अपर लिम्स में। टीबी टीबियलिस एंटीरियर कहाँ होती है? टीबियलिस मसल्स कहाँ होती है? हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में होती है।
तो सही आंसर है ए, रेक्टस फीमोरिस। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सी वीडियोस देखते हैं, आप सोचते हैं कि हमारे पास बुक्स हैं उसमें भी एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन क्या है, याद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ना सोचिए। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब में कहते हैं, जैसे इफ़ आई हेयर आई फॉरगेट, इफ़ आई सी आई रिमेंबर, इफ़ आई डू आई नो। तो एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि हमें देखने से क्या 87% हम लर्निंग ऑब्जेक्ट को ईजिली याद रखते हैं, हियरिंग में 70% करते हैं। तो दोस्तों जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, आप उसके नोट्स बनाइए, तो आपके लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत ईजिली रहेगा। ये नहीं कि आपने सुना और उसे जल्दी जल्दी बढ़ाया और वीडियो ख़त्म कर दी। ऐसा नहीं है, हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं कि आप उसे अच्छे से याद करें, वो ये वीडियो आपके आगे भी काम आए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन DSSB 2015 में आ चुका है। ऑप्शन है ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी इनोमिनेट बोन एंड डी सैक्रम। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हिप बोन की। तो इतना क्लियर है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस में भी पढ़ा है, 10th क्लास 12th क्लास आगे भी पढ़ते आ रहे हैं जो मेडिकल स्टूडेंट की। ए फीमर, फीमर हमारी बोन कहाँ पे होती है, पेल्विस के नीचे होती है, लॉन्ग बोन होती है। ह्यूमरस हमारी हाथ में होती है। सैक्रम क्या है, ये लोकेटेड होती है लंबर वर्टिब्रा के बेस पे और पेल्विस से कनेक्ट होती है। तो इनोमिनेट बोन का अनदर नेम है हिप बोन। हिप बोन में क्या होता है, ओस कॉकेक्स होता है, इनोमिनेट बोन पेल्विक बोन या कॉक्सल बोन कहते हैं। ये क्या होती है, लार्ज फ्लैट बोन होती हैं। कंस्ट्रिक्टेड कहाँ होती है, सेंटर में होती है। एक्सपेंडेड अबव एंड बिलो होता है। तो जब एंड ऑफ पुबर्टी होता है तो ये 3 पार्ट में बन जाते हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस में। तो सही आंसर क्या है, सी इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन को और क्या कहते हैं, हिप बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मसल्स कवर्स द शोल्डर्स एंड द बैक ऑफ द नेक इज। दोस्तों ये क्वेश्चन भी केरला PSC में नवंबर 2014 में आ चुका है। इसके ऑप्शंस हैं ट्रेपेजियस, बी मैसेस्टर, सी बाइसेप्स एंड डी टेम्पोरलिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि वो मसल्स जो शोल्डर्स को कवर करती है और बैक में नेक को कवर करती है। तो शोल्डर्स में 8 मसल्स होती हैं जो अटैच होती हैं स्कैपुला से, ह्यूमरस से और क्लैविकल से। ये मसल्स क्या करती हैं, हमें आउटर शेप प्रोवाइड करती है किस चीज़ की, शोल्डर और अंडर आर्म की। ये मसल्स क्या हैं, हमें हेल्प करती है मूवमेंट में, प्रोटेक्ट करती हैं और मेंटेन क्या करती है, शोल्डर जॉइंट्स को मेंटेन करती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट मसल्स हैं। तो कौन सी होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, डेल्टॉइड में। आपने देखा है जो हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, डेल्टॉइड मसल्स में लगाते हैं। तो इसका जो आंसर्स है वो है ए ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस क्या है, एक वाइड मसल्स है जो एक्सटेंड करती है बैक तक हमारे, कहाँ से कहाँ तक, नेक एंड शोल्डर तक, पाइन तक जाती है। बी है मैसेस्टर, ये पावरफुल है, सुपरफिशियल है, ट्रैंगुलर है, मसल्स है, ओरिजिन कहाँ होती है, जागोमेटिक आर्क से यानी फेस पे होती है। बाइसेप्स की मसल्स क्या होती हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ द अपर आर्म का होता है। देखा है बाइसेप्स, बहुत से बॉयज़ हैं जो जिम जाते हैं बाइसेप्स बनाते हैं, तो इजीली याद रख सकते हैं आप अपने लाइव एग्जाम्पल में। बाइसेप्स की मसल्स कहाँ होती है, हमारी अपर आर्म में होती है। ठीक है, ये क्या होती हैं, अटैच होते हैं हमारी आर्म बोन से, जो कि बहुत ही टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं जिसे हम बोलते हैं टेंडन्स। मैं हर क्वेश्चन का रेशनल बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया, ऐसा नहीं है। हम आपको एक एक ऑप्शंस का रेशनल भी बता रहे हैं, ताकि आपको इजीली रहे कि क्वेश्चन चेंज होते तो आपको याद रहे कि बाइसेप्स कहाँ होती है, हमारी फ्रंट पार्ट ऑफ द अपर आर्म में होती है। डी है टेम्पोरलिस। टेम्पोरलिस से समझ में आ रहा है, हमारे टेम्पोरल की बात करें तो जो टेम्पोरल के ऊपर मसल्स हैं वो क्या है, टेम्पोरल मसल्स हैं। ये क्या करते हैं, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन भी बोलते हैं। टेम्पोरलिस को अनदर नेम क्या बोल सकते हैं हम, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। जो च्युइंग बोलते हैं ना, च्युइंग चबाते हैं, तो ये हेल्प करती हैं उसमें। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है, ट्रेपेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एडल्ट द स्केलेटन कंप्राइजेस अराउंड। ESIC में चेन्नई में 2012 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ए 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, बी 30 to 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, सी 60 से 70% ऑफ द टोटल बॉडी वेट एंड लास्ट वन 10 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो दोस्तों एक एडल्ट स्केलेटन कंप्राइज होता है 13.1% ऑफ टोटल बॉडी वेट से। बाकी हाफ ऑफ दिस वेट क्या होता है उसमें, वाटर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी
10 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो कंफ्यूज ना हुए करें कि ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ बच्चे तुक्का लगाते हैं कि हम ए नहीं है तो बी लगा दो या सी लगा दो। तो हमें हर क्वेश्चन का रेशनल बताते हुए चले कि आपको ईजिली रहे, कि आपको याद रहे कि स्केलेटन कंप्राइज होता है 13.1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, और इसमें आधा क्या होता है, पानी का वेट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बोन? ईएसआईसी में चेन्नई 2012 में आ चुका है क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ए टीबिया, बी रेडियस, सी फीमर एंड डी हुमरस। तो सबको पता है, बहुत इजी है, फीमर सबसे लॉन्ग बोन कहा जाता है इसे। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी? टीबिया। ठीक है। रेडियस हमारे हाथ में होती है, हुमरस हमारे हाथ में होती है जो कि शोल्डर से नी तक होती है, सॉरी एल्बो तक होती है, और टीबिया हमारे नी से एंकल तक होती है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, टीबिया को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, शाइन बोन भी बोलते हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन में चार ऑप्शंस के अलग अलग आंसर भी बताते जा रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फीमर, जो कि लॉन्ग बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स इज इम्पोर्टेंट इन ए नॉर्मल क्वाइट एक्सपिरेशन, बी फोर्स्ड मैक्सिमम एक्सपिरेशन, सी नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन, डी फोर्स मैक्सिमम इंस्पिरेशन। चलिए पहले हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नैरोइंग, संकुचित। रिलैक्सेशन मतलब ऑर्डर टू रेस्ट, मतलब कोई चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हुई फिर बाद में रिलैक्स हुई, तो उस रिलैक्स स्टेज को क्या बोलते हैं? रेस्ट हो जाना। और एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन क्या है? एक्सपिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग आउट, यानी बाहर सांस छोड़ना। इंस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग इन। ये क्या है? एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन क्या है? हमारे वाइटल्स। वाइटल्स हैं, क्या करते हैं ये? ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में प्रोवाइड करते हैं, और रिमूविंग क्या करते हैं एक्सपिरेशन के दौरान? CO2 को एक्सपिरेट करते हैं। इंस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इनहेल होती है। तो एक्सपिरेशन क्या होता है? एक्सपिरेशन क्या है? हमारा पैसिव है, हम इसे रोक नहीं सकते फोर्सफुली। इंस्पिरेशन क्या है? हमारा एक्टिव कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स होता है, जो कि सच एज डायफ्राम। तो दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स इज इम्पॉर्टेंट है, तो बी इसका राइट आंसर है, फोर्स्ड मैक्सिमम एक्सपिरेशन। तो जब एक्सपिरेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि एक पैसिव है, पैसिव एक्टिविटी है। होप सो यू अंडरस्टैंड वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ये भी दोस्तों देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं। ए 206, बी 213, सी 209, डी 300। तो ये नहीं कि हमें इसका रेशनल जरूर पता होना चाहिए, ताकि हम आगे जाके अगर कोई स्टूडेंट्स है GNM का है, वो पोस्ट BSc करना चाह रहा है, MSc करेगा बाद में, तो उसे बाद में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो उसका रेशनल होना चाहिए। नहीं कि किसी ने पूछा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है ह्यूमन बॉडी में, बता दो 206। उसका पूरा अच्छे से आंसर दें आप। जैसे एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन मेड अप कितनी हड्डियों से बना होता है? 206 हड्डियों से होता है। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? स्कल, स्पाइन, रिब्स, आर्म्स एंड लेग्स होता है। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या करती हैं, बॉडी में कैल्शियम और स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स होते हैं। जो बोन सेल्स क्या कंटेन करते हैं? सम बोन सेल्स क्या होते हैं? बोन मैरो कंटेन करते हैं। उनमें क्या बनता है? ब्लड सेल्स बनता है। तो आप ऐसे रेशनल देंगे कि 206 हड्डी बता के नहीं छोड़िए, आप पूरा रेशनल दें कि एक ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डी होती हैं। स्केलेटन काय से बना होता है, कि क्या क्या कंप्राइज होता है पूरा एक स्केलेटल सिस्टम? स्कल, स्पाइन, रिब्स, आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, हमारे फेस में कितनी बोन्स होती हैं? ए 12, बी 10, सी 14 एंड डी 16। इसका सही आंसर क्या है? सी 14। 14 बोन्स होती हैं हमारे फेशियल स्केलेटन में। कौन कौन सी होती हैं वो? वूमर 1 होती हैं, 2 लैक्रिमल होती हैं, 2 जाइगोमेटिक होती है, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्की होती है, 2 नेजल बोन होती हैं, 2 मैक्सिला होती है, 1 मैंडिबल होता है, और 2 पैलेटिन बोन्स होती हैं। तो सबका एडिशन करेंगे तो हमारी टोटल बोन्स कितनी हो गई? 14 हो गई। तो आज हमारा टॉपिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो मैं हर रेशनल्स के बारे में बताता जा रहा हूँ। तो आपको रिमाइंड होगा कि जो रेशनल आपको दिए जा रहे हैं आंसर्स के, वो आप एक जगह नोट्स बनाएं, अच्छे से बनाएं, ताकि आपको याद रहे एट द टाइम।
आपको लग रहा होगा थोड़ा फास्ट जा रहा है, लेकिन आप क्या है, जब आप पेपर देने जाएँ उससे पहले आप ये वीडियो दोबारा देखें, जहाँ-जहाँ आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप एक नोट्स बनाएँ और इसे दोबारा देखें। मैंने अभी आपको बताया था जो एविएट्स का प्रिंसिपल्स का बताया था कि कैसे हम देखने से कितने परसेंट सीखते हैं। 87%, हियरिंग में 7% तक हम सीखते हैं। तो आप ये वीडियो को दोबारा देखें, इतनी बार देखें जब तक आपको याद ना हो जाए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन अ नॉर्मल एडल्ट इज। तो फ्रेंड्स ये भी एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर में आ चुका है। तो ऑप्शन है इसके A11, B9, C5, D7। अब हम बात करें सर्वाइकल वर्टिब्रा की, जो हमारे कहाँ होती हैं, गर्दन में होती हैं। अब गर्दन का जो जॉइंट्स है वो क्या होता है, पाइवट जॉइंट सिंगल जॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। अगर सर्वाइकल इंजरी हो जाए तो क्या कर सकते हैं, लीड्स टू डेथ हो सकती है। तो सर्वाइकल स्पाइन में क्या है, बोनी प्रोटेक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, कहाँ से, क्रेनियम से एग्जिस्ट होता है। तो ये कितनी होती है, C1 से C7 तक होती है। अच्छा दोस्तों, कहीं पे ऑप्शन ऑप्शन आ सकता है C1 to C8, लेकिन क्या होता है, C8 कहाँ से एग्जिस्ट होती है, C7 से कैडुली एग्जिस्ट होती है, यानी सावधानी से बाहर निकलते हैं। इसलिए हम क्या काउंट करते हैं, C1 से C7 तक काउंट करते हैं। तो ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा कि C1 to C8 दे दिया, यानी C1 क्या है, सर्वाइकल 1 टू सर्वाइकल 8 तक दे दिया। कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है, 7 है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच आंसर्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द लोकेशंस ऑफ द हुमरस। तो इसमें से कौन सा सही बेस्ट आंसर है, जो कि इसलिए आपको पता लग सकता है कि हुमरस की बेस्ट लोकेशन क्या है। ए नी टू एंकल, बी एल्बो टू रिस्ट, सी एल्बो टू रिस्ट एंड डी शोल्डर टू एल्बो। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है नी टू एंकल, यानी घुटने से पैर के एंकल तक कौन सी हड्डी होगी, तो आपको याद रहना चाहिए कि टीबिया होती है। सेकंड लार्जेस्ट बोन है, फर्स्ट कौन सी है, फीमर। सेकंड लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, टीबिया, जिसे हम शाइन बोन भी बोलते हैं। एल्बो टू रिस्ट ऑन द पिंकी साइड्स। अगर हम हाथ में देखें, अपना हाथ सीधे रख के देखें और जो पिंकी साइड देखें, जो हमारी इंडेक्स फिंगर लास्ट में है उसमें पिंकी साइड देखें, तो कौन सी बोन आती है वहाँ, अल्नर आती है। और एल्बो टू रिस्ट में ऑन द थंब साइड देखें, अगर थंब साइड की तरफ से हम हाथ सीधा करके देखें तो वहाँ पे कौन सी बोन आती है, रेडियल आती है, जो कि नी तक होती हैं। अब हम बात करते हैं शोल्डर से एल्बो तक, यानी कंधे से लेके एल्बो तक देखें तो वहाँ पे कौन सी बोन होती है, हुमरस। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, शोल्डर टू एल्बो। ऊपर के तीनों आंसर गलत हैं। उसका मैंने आपको रेशनल बताया कि नी टू एंकल में कौन सी होती है, टीबिया होती है, जो कि शाइन बोन भी बोलते हैं। एल्बो टू रिस्ट जो कि पिंकी साइड पे होती है वो कौन सी होती है, अल्नर बोन होती है। एल्बो टू रिस्ट में थंब साइड में कौन सी बोन होती है, रेडियल बोन होती है। और डी शोल्डर टू एल्बो में कौन सी बोन होती है, हुमरस। आज की वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कोई किसी को पता है फिर भी वो सुन रहे हैं, कोई नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपने नहीं सुने हो, तो उसके लिए आपको बहुत इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द एल्बो इज डैश टू द रेस्ट, ए डिस्टल, बी एंटीरियर, सी पोस्टीरियर, डी प्रॉक्सिमल। दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल्बो हमारे रिस्ट से कितनी पास है, दूर है, आगे है या पीछे, यानी ए मतलब समझते हैं, डिस्टल मतलब दूर, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, और डी प्रॉक्सिमल मतलब पास में। तो एल्बो क्या है, हमारे प्रॉक्सिमल है, रिस्ट के पास में। अगर हम अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें, हाथ को आप सीधे रख के देखिए तो उसके रिस्ट के जो सबसे पास में है एल्बो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कहते हैं, यानी पास में। तो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, डिस्टल क्या होता है, दूर। अब एल्बो रिस्ट से डिस्टल क्या है, हमारा स्कल, खोपड़ी जो है रिस्ट से बहुत दूर है। और अगर पास की बात करें तो प्रॉक्सिमल में क्या है, एल्बो हमारे प्रॉक्सिमल है। एंटीरियर और पोस्टीरियर कैसे करते हैं, आगे या पीछे। तो एंटीरियर पार्ट जैसे हम चेस्ट एक्सरे करते हैं तो एंटीरियर में एपी व्यू करते हैं, पीए व्यू करते हैं, पोस्टीरियर व्यू यानी पीछे। देखा होगा आपने जब एक्सरे कराने जाते हैं तो वो जब एंटीरियर व्यू करते हैं तो जो उनकी एक्सरे स्क्रीन है वो आगे की तरफ लगाता है। पोस्टीरियर व्यू में जो पेशेंट बेड रिडन है उनके पीछे से पीए व्यू करते हैं, यानी बैक में लगाते हैं स्क्रीन। सही आंसर क्या है, डी प्रॉक्सिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अ प्रोलॉन्ग डाइट दैट कंटेन टू लिटिल कैल्शियम वुड इंक्लूड।
क्वेश्चन में कह रहा है क्योंकि कोई पर्सन है जो प्रोलॉन्ग्ड कैल्शियम की मात्रा अपने खाने में बहुत लंबे समय से कम खा रहा है तो उसका क्या नतीजा होगा। ए इंक्रीज कैल्सिटोनिन सिक्रीशन, बी इंक्रीज थायराइड हार्मोन सिक्रीशन, सी डिक्रीज बोन थिकनेस एंड डी एक्रोमेगाली। तो इससे क्लियर है कि अगर हम खाने में कैल्शियम कम लेंगे तो क्या होगा, हमारा हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, यानी कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। तो क्लियर कट है कि इस डिसीज़ का राइट आंसर है डिक्रीज बोन थिकनेस हो जाएगा। जो हमारा कैल्शियम सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि हम तो ऑलरेडी कैल्शियम की मात्रा कम ले रहे हैं। इंक्रीज थायराइड हार्मोन सिक्रीशन इसकी कमी से नहीं होता। एंड डी है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, टू मच ग्रोथ हार्मोन्स होता है। तो क्लियर है कि अगर हम खाने में प्रोलॉन्ग टाइम तक कैल्शियम की मात्रा कम लेते हैं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, बोन की थिकनेस कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटन मसल्स इज द। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं जो स्केलेटन मसल्स है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। ए फेसिकुलस, बी फाइबर, सी मायोफाइब्रल एंड डी सैक्रोमेयर। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको इसका रेशनल देता हूँ जिसमें आपको आंसर भी उसी में मिल जाएगा। जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है, सैक्रोमियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होती हैं, वो जिम्मेदार होती हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स किसके रिस्पॉन्सिबल हैं, सैक्रोमियर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। इसमें शामिल प्रोटीन क्या होता है, एक्टिन होते हैं जो कि फ्लेक्सिंग करते समय मायोसिन से बंधते हैं। जबकि मायोसिन क्या है, एक प्रोटीन होता है जो कि स्ट्रक्चर में गोलाकार होता है, यानी उसे स्ट्रक्चर दे रहा है। तो क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर की बात करें हम सैक्रोमेयर के। तो इसमें आपको ऑप्शंस में ही आंसर क्लियर हो गया कि सैक्रोमेयर क्या करता है, कहाँ से होता है, स्ट्रेटेड मसल्स में सैक्रोमेयर मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें क्या उनसे प्रोटीन शामिल होते हैं, एक्टिन होते हैं जो कि फ्लेक्सिंग करते समय मायोसिन से बनते हैं। और मायोसिन क्या है, एक प्रोटीन होता है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल्स इज सैक्रोमेयर। डी इसका सही आंसर है। दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो तो इसलिए इस वीडियो को कहीं कोई पॉइंट्स रह गया है तो आप इसे बार बार नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, बिजी है कि आपने बस सुपरफिशियल देख रहे हैं या एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं, तो इसे ज़रूर देखें और अपने अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 की। द ट्रेपेजियस मसल्स इज लोकेटेड इन द। तो ट्रेपेजियस मसल्स की लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, कहाँ होती हैं। ए लोअर लेग, बी बैक, या सी फोर आर्म एंड डी बटक। तो दोस्तों क्या है, ट्रेपेजियस मसल्स क्या है, आपकी पीठ की एक बड़ी मांसपेशी है। यह आपकी गर्दन के आधार से शुरू होता है और आपके कंधों और नीचे आपकी पीठ के माध्यम तक फैला होता है। इसके आकार के कारण क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, ट्रेपेजियस कहते हैं। यह एक क्या होती है, अ शेप विद फोर साइड, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज होते हैं, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो कहाँ पे होती हैं हमारे, मैंने आपको रेशनल दिया उसी में आपको आंसर मिल रहा है, बी बैक में होती हैं। तो जो ट्रेपेजियस मसल्स कहाँ होती हैं, हमारी बैक में होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऑस्टोक्लास्ट आर नोन एज। ऑस्टोक्लास्ट होते क्या हैं, ऑस्टोक्लास्ट क्या, ऑस्टोक्लास्ट एक सेल होता है जो कि हड्डी को कुतरती है और उसे तोड़ती है और हड्डी के पुनर्जीवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑस्टोक्लास्ट आर लार्ज मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स होती हैं जो कि अन्य प्रकार की कोशिकाओं से अलग होती हैं, जिसे मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। यह मूल रूप से क्या होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग पहले क्या करते थे, हड्डियों के फ्रैक्चर करने के लिए किया जाता था। ऑप्शंस क्या कह रहा है हमारा, बोन फॉर्मिंग सेल्स है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स है, या बोन रिपेयरिंग सेल्स है, या ऑल ऑफ द। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में आके अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर टिक कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन समझिए कि बोन को फॉर्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। तो ऑस्टोक्लास्ट का मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, हड्डी को कुतरती हैं और तोड़ती हैं। तो क्या है इसका सही आंसर, बी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स है। क्लियर हो गया ऑस्टोक्लास्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल। पहले क्वेश्चन में हमने क्या बात करा था, ऑस्टोक्लास्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि कौन से बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं।
ऑप्शन है ए फाइब्रिनोब्लास्ट, बी ऑस्टियोसाइट्स, सी ऑस्टोक्लास्ट, डी ऑस्टोब्लास्ट। तो इसमें से मैंने ऑस्टोक्लास्ट के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्टोब्लास्ट, जो कि डी है। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? एक नई हड्डी बनाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? बोन मैरो में भी आते हैं और स्ट्रक्चर सेल से भी संबंधित होते हैं। इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। ऑस्टोब्लास्ट हड्डियों के निर्माण के लिए टीम में काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्टोब्लास्ट, जो कि एक बोन फॉर्मिंग सेल है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑस्टोक्लास्ट्स क्या करते हैं? बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑस्टोब्लास्ट्स क्या करते हैं? ब्लास्ट और क्लास्ट में कंफ्यूजन नहीं होने का। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स को बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ अ लॉन्ग बोन इज ए डायफिसिस, बी एपिफिजियल प्लेट, सी बोन मैरो एंड डी पेरियोस्टियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी एपिफिजियल प्लेट। अब दोस्तों एपिफिजियल प्लेट है क्या? एपिफिजियल प्लेट एक लंबी हड्डी में वृद्धि है। यानी इसमें क्या होता है? एक हाइलिन कार्टिलेज की एक परत होती है जो इमेच्योर बोन में ओसिफिकेशन करती है। ओसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अस्थिभंग। फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज होता है ऑन डायफिजियल साइड्स। डायफिजियल साइड्स में क्या होता है? कार्टिलेज का ओसिफाइड होता है, जिससे डायफिसिस क्या करता है? लंबाई में बढ़ने की अनुमति देता है। तो साइट ऑफ ग्रोथ कह रहा है लेंथ, यानी लॉन्ग बोन में लेंथ को बढ़ाने को क्या बोलते हैं? एपिफाइजियल प्लेट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी एपिफाइजियल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कवरिंग ऑफ द बोन इज, यानी बोन की जो आउटर कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? ए डायफिसिस, एपिफाइजियल प्लेट, सी बोन मैरो, डी पेरियोस्टियम। तो हड्डी को ढकने वाली सख्त और पतली बाहरी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी पेरियोस्टियम। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रू रिगार्डिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज। तो इसमें से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का सही विकल्प क्या होगा? ए शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर, बी लेंथनिंग ऑफ मसल्स फाइबर, डी लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर रिमेन द सेम एंड डी प्रेशर ऑफ द मसल्स रिमेन अनचेंज। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते या समझ में नहीं आते, तो ये अच्छे से सुनिएगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसमें मसल्स की लंबाई में कोई बदलाव नहीं होता, कोई जोड़ या अंग उसकी गति नहीं होती है। तो ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, इसमें क्या होता है? कोई भी मसल्स में लंबाई ना तो बदलाव होती है, ना ही इसमें कोई जोड़ या अंग में कोई गति होती है। तो एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्सरसाइज हम मसल्स की करते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज मसल्स आर मेड टू वर्क। यानी कौन कौन से होते हैं? लो स्क्वाट एक्सरसाइज, पुशअप करते हैं हम, लेग एक्सटेंशन करते हैं, वॉल सेट एक्सरसाइज करते हैं, स्प्लिट स्क्वाट एक्सरसाइज करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? हमारी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइजेज होती हैं। इसमें क्या होता है? ये एक्सरसाइज करने से हमारी जो लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर्स हैं वो रिमेन द सेम रहती हैं। तो सी इसका सही आंसर है, लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर रिमेन द सेम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ट्रू रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इज। अब इसमें पूछ रहे कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इस इसमें से क्या सही है? ऑप्शन देखिए, पहले वाले क्वेश्चन के सेम ही है। शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स फाइबर, बी लेंथनिंग ऑफ मसल्स फाइबर, सी लेंथनिंग ऑफ मसल्स फाइबर रिमेन द सेम, डी प्रेशर्स ऑफ द मसल्स रिमेन अनचेंज। अब दोस्तों आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? जिन कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स का छोटा होना शामिल है। तो मैंने उसमें पहले क्वेश्चन में क्या बताया था आइसोमेट्रिक में, कि आइसोमेट्रिक क्या है? इसमें मसल्स की लंबाई में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शंस में मसल्स का छोटा होना शामिल होता है। उन्हें आइसोटोनिक या कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब हमारे मसल्स द्वारा उत्पन्न फोर्स मसल्स पर लगे और जिससे कांस्टेंट लोड हमारे बॉडी पे पड़ता है, तो वो कौन सी होती है? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर। तो कंफ्यूज मत होइएगा कंसेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। थिन फिलामेंट इज।
अब फिलामेंट होता क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं तंतु रेशा। तो वो होता क्या है? ए एक्टिन, बी ट्रोपोनिन, सी ट्रोपोमायोसिन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो थिन फिलामेंट एक्टिन के एक पॉलीमर होते हैं जिनमें कसकर बंधे रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। तो थिन फिलामेंट क्या है? एक्टिन, ट्रोपोमिन, ट्रोपोमाइसिन तीनों ही इसके अंदर आते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तीनों में आप कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स अपॉन। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में मुद्रा का रखरखाव किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए इंटीग्रिटी ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, बी मसल्स पावर, सी टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर, डी जॉइंट मूवमेंट्स इन फिजियोलॉजिकल रेंज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इंटीग्रिटी ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या होता है? फ्लैक्शन और एक्सटेंशन होता है। तो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो रिफ्लेक्सेस की वजह से क्या होता है? हमारा पोस्चर मेंटेन होता है। तो वो रिफ्लेक्सेस एक्सटेंशन और फ्लैक्शन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? एक सामान्य वयस्क मनुष्य का जो पोस्चर है उस पर निर्भर करता है रिफ्लेक्स आर्क पे। तो इसका सही आंसर है ए इंटीग्रिटी ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। होप सो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन इज। इनमें से मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं बोन से बनने में? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो हम पहले समझते हैं कि बोन होती क्या है। बोन एक कठोर कनेक्टिव टिश्यू है जो वर्टिब्रेट्स के अधिकांश कंकाल का निर्माण करती है। इसमें एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड फाइन ब्रांच मसल्स होती है। फाइन ब्रांच मसल्स कौन से होते हैं? ऑस्टोब्लास्ट होते हैं, जो कि सिक्रेटेड करता है मैट्रिक्स के 30% प्रोटीन जो कि कोलेजन से होते हैं और 70% इनऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। तो मुख्य रूप से क्या होता है? ये कैल्शियम फोस्फेट होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी कैल्शियम फोस्फेट। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन इज कैल्शियम फोस्फेट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वाइटामिन एसेंशियल्स फॉर अ हेल्थी स्केलेटन सिस्टम इज। विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। तो ये चारों विटामिन क्या हैं? वाटर सॉल्युबल्स विटामिन होते हैं। तो हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है? हमारी हड्डियों का स्वास्थ्य और मजबूती संतुलित आहार और पोषक तत्वों का एक स्थिर धारा पर निर्भर करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है इसमें? कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम एक खनिज है जिससे लोगों को मजबूत हड्डियां और दांतों को बनने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो इसका विटामिन कौन सा सही आंसर है? बी विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ऑस्टियोसाइट्स आर लोकेटेड इन। ऑस्टियोसाइट्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? ए लैमेले, बी हावेरियन कैनल्स, सी कैनेलिकुलाई एंड डी लैक्यूने। दोस्तों ऑस्टियोसाइट्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो मैट्रिक्स के छल्ले के बीच बोन सेल्स होता है जहाँ जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो लैक्यूने नामक रिक्त स्थान में स्थित होती है। तो हार्ड मैट्रिक्स के माध्यम से मार्ग प्रदान जो होता है छोटे चैनल्स का, कैनल कुलाई का, लैक्यूने से ऑस्टियोनिक का, जिसे हम बोलते हैं हार हार्वेशियन कैनल तक रेडिएट करता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑस्टियोसाइट्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? लैकुने में। और लैकुने क्या है? जो मैट्रिक्स के छल्ले के बीच में जो बोन सेल्स हैं, यानी वहाँ पे क्या है? लैकुने नामक रिक्त स्थान में स्थित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी लैकुने। बोन इन द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड। अब वो पूछ रहे हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कौन सी बोन इंक्लूड होती हैं? ए स्कल, बी रिब्स, सी स्टर्नम एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स कौन सी होती है? लिम्स और गिर्डल्स की होती हैं। अब हम बात करें एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में वो हड्डियां शामिल होती हैं जो स्कल, लैरेंजियल स्केलेटन, वर्टिब्रल स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव, जिसमें स्कल, रिब्स, स्टर्नम सब आ रहा है। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज। तो प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन जीवन काल कितना होता है? ए 90 से 120 डेज,
बी 1 to 3 days, सी 8 to 12 days एंड डी 1 days। तो दोस्तों प्लेटलेट होता क्या है, पहले हम ये समझे। प्लेटलेट का जीवन काल कितने दिनों का होता है, मेनली 8 से 12 दिन का। तो सी इसका सही आंसर है। प्लेटलेट्स को हम क्या और बोलते हैं, प्लेटलेट जिसे थ्रम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ब्लड सेल जिनका कार्य क्या होता है, रक्तस्राव को रोकने में होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, वे साइटोप्लाज्म के टुकड़े होते हैं जो बोन मैरो में मेगा कार्योसाइट्स से प्राप्त होते हैं और फिर सर्कुलेशन में प्रवेश करते हैं। स्प्लीन और लीवर क्या करता है, फैगोसाइट्स द्वारा पुराने प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है। इसलिए इसका जीवन काल कितना होता है, 8 से 12 दिन का होता है। दोस्तों आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया, उसका जीवन काल कैसे होता है, वो होती क्या है। तो आपको ये चीज़ें छोटी छोटी सी याद रखनी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इज, तो एक मानव शरीर में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, सबसे बड़ी सबको पता है फीमर होती है। अब बात करें हम स्मॉलेस्ट बोन की, ए मेलियस, बी इनकस, सी स्टेपस एंड डी फेलेंचेस। तो मानव शरीर की 3 सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपस, जिसमें सही आंसर क्या है, सी स्टेपस। स्टेपस का आकार कितना होता है, 3/5 mm की होती है। 3/5 mm आकार में स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, लेकिन सुनने के लिए तीनों हड्डियां बहुत आवश्यक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, स्टेपस। सी राइट आंसर है, जो कितने साइज की होती है, 3/5 mm की होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम। रिलेशनशिप बिटवीन बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ट्राइसेप ब्रेकाई मसल्स आर। तो ट्राइसेप ब्रेकाई और बाइसेप ब्रेकाई मसल्स के बीच में संबंध है, ए साइनर्जिस्ट, बी एंटागोनिस्ट, सी बोथ रिफ्लेक्स द फोरआर्म एंड डी बोथ एक्सटेंड द फोरआर्म। अब इसका सही आंसर क्या होगा, बी एंटागोनिस्ट। जैसे कि एक मसल्स सिकुड़ती है यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूसरी रिलैक्स हो जाती है। तो एंटागोनिस्ट पेयर का एक उदाहरण है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती हैं। तो ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्स होती हैं, तब बाइसेप्स मसल्स क्या होती हैं, हाथ उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों का रिलेशनशिप है एक एंटागोनिस्ट का। दोनों, अगर ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्स करेगी तो बाइसेप्स मसल्स क्या करेगी, हाथ उठाने के लिए हेल्प करती है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये दोनों का रिलेशनशिप होता है, वो रिलैक्स होने पे उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट बोलेंगे। मेन एब्डक्टर मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब इज, ऊपरी अंग की मुख्य अपहरणकर्ता पेशी है, ए लैटिसिमस डोर्साई, बी डेल्टॉइड, सी पेक्टोरलिस मेजर, डी पेक्टोरलिस माइनर। तो ए ऑप्शन में कह रहा है लैटिसिमस डोर्साई। लैटिसिमस डोर्साइस क्या होती है, लार्ज मसल्स होती हैं जो कवर करती हैं मिडिल एंड लोअर बैक को। ये कनेक्ट किससे होती हैं, अपर आर्म बोन से स्पाइन तक एंड हिप तक की। लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं कि ऊपरी अंग की मुख्य अपहरणकर्ता पेशी कौन सी है, तो ये कहाँ होती है, स्पाइन से हिप में। डेल्टोइड, डेल्टोइड इसका सही आंसर है बी डेल्टोइड। मसल्स जो कंधे की गोल रेखाएं बनाती हैं, हाथ का प्रमुख उपकरण उपहरण करता है, यानी एब्डक्टर मसल्स हैं। सी और डी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। ये क्या है, अपर पार्ट होते हैं चेस्ट में, जो चेस्ट के अपर पार्ट की वो होती हैं मसल्स, जो किससे कनेक्ट होती हैं, ह्यूमरस से कनेक्ट होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, बी डेल्टोइड। आगे बढ़ते हैं। द हियरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स इज, तो ए रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन ब्लड CO2 लेवल, रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन द ब्लड O2 लेवल, लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ एक्सपिरेशन, या डी अकर्स व्हेन स्ट्रेच रिसेप्टर इन द लंग्स सेंड्स सिग्नल दैट इनहिबिट द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो दोस्तों जो हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स है, जिसका नाम जोसेफ ब्रूअर और एवाल्ड हेरिंग रखा गया है, लंग्स की ओवर इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए ट्रिगर किया गया एक रिफ्लेक्स है। ये रिफ्लेक्स क्या करता है, जो ब्रोंकाई की दीवार होती है, ब्रोंकिल्स की वॉल्स होती हैं, उसमें मौजूद रहता है, जिससे क्या करता है, वो पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर और एयरवे के ब्रोंक्यूल्स में लार्ज इंस्पिरेशन के एक्सेसिव स्ट्रेचिंग को रोकता है। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्स का काम क्या है, लंग्स में जो पल्मोनरी स्ट्रेस रिसेप्टर और एयरवे में जो इन्फ्लेमेशन ओवर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसे रोकने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी अकर्स व्हेन स्ट्रेस रिसेप्टर इन द लंग्स सेंस सिग्नल दैट इनहिबिट द रेस्पिरेटरी सेंटर।
हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के बारे में मैंने बताया, किसने दिया था? जोसेफ ब्रूअर और एवाल्ड हेरिंग। तो अनदर नेम भी पूछ सकते हैं कि किसने दिया है, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइबेरियन कैनल टुगेदर विद द लैमले एंड सराउंडिंग इज नोन एज। तो लैमले और आसपास के साथ मिलकर हाइबेरियन कैनल के रूप में माना जाता है। ए हाइबेरियन सिस्टम, बी कैनेलिकुलाई, सी कैंसलस बोन, डी मेडुलरी कैविटी। तो हाइबेरियन कैनल ऑस्टिन्स के पास होती है, जो आमतौर पर सरफेस के पैरेलल हड्डी के लॉन्ग एक्सिस के साथ अरेंज होती है। कैनल और आसपास की लैमले फंक्शनल यूनिट बनाती हैं, जिसे हाइबेरियन सिस्टम या ऑस्टियन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ए हाइबेरियन सिस्टम। और अगर दोस्तों ऑप्शन में ऑस्टियन भी आए तो वो भी इसका सही आंसर है, क्योंकि दोनों ही नाम ले सकते हैं, हाइबेरियन सिस्टम या ऑस्टियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑसिफिकेशन स्टार्ट विद डैश बोन। तो ऑसिफिकेशन कौन सी बोन से स्टार्ट होता है? ए फंटनल, बी क्लेविकल, सी हुमरस, डी फीमर। तो ओसिफिकेशन है क्या? प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस या ओसिफिकेशन। यानी बोन का बनना, यानी बोन की फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस या ओसिफिकेशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है बी क्लेविकल। क्लेविकल क्या है? जब प्रेगनेंसी के 5th और 6th वीक के दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें कॉलर बोन क्या करती है? ओसिफिकेशन प्रोसेस होना शुरू कर देती है, जो कि पहली हड्डी है। हालांकि ये लगभग 21 से 25 वर्ष की आयु में ओसिफिकेशन समाप्त करने वाली अंतिम हड्डियों में से एक भी है। तो मैंने आपको इसका रेशनल दिया कि क्लेविकल हमारी क्या है? ओसिफिकेशन स्टार्ट कर कहाँ से होते हैं? क्लेविकल से होता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ओसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर फ्रंटनल कंप्लीटेड एज ए 3 मंथ, बी 6 मंथ, सी 12 मंथ एंड डी 18 मंथ। तो पोस्टीरियर में की बात करें हम पीछे की तरफ, तो वो कितने मंथ में हमारा कंप्लीट हो जाती है वो बोन? 3 मंथ्स में। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 मंथ। और एंटीरियर वाली कब होती है? 18 मंथ्स में। हमारे 4 मेन फ्रंटनल होते हैं। एंटीरियर फ्रंटनल जो कि डायमंड शेप होता है, पोस्टीरियर ओसिपिटल बोन में होता है, मैस्टॉइड पोस्टीरियर लेटरल कहते हैं, और स्फिनॉइड एंटीरो लेटरल होता है। ठीक है, ये दोनों जो मैस्टॉइड फंटेनल और स्फिनॉइड फंटेनल है, ये हमारे हेड के दोनों साइड होते हैं। एंटीरियर फ्रंटल में होता है, पोस्टीरियर ओसिपिटल बोन में होता है। तो हम पोस्टीरियर फ्रंटेनल की बात करें, जो कि ए इसका राइट आंसर है, 3 मंथ्स में इसका ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ओसिफिकेशन ऑफ एंटीरियर फ्रंटनल कंप्लीट्स एट। तो अभी हमने बात करी थी पोस्टीरियर की, और मैंने उसमें बताया था एंटीरियर का भी आपको। तो ऑप्शन ए 3 मंथ्स, बी 6 मंथ, सी 12 मंथ एंड डी 18 मंथ। तो इसका सही आंसर क्या है? 18 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। एंटीरियर फ्रंटेनल इज फॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट की बात कर रहा है, यानी एंटीरियर फ्रंटेनल बनता है। इन सारे 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से किसी एक से नहीं बनता है। ए कोरोनल सूचर, बी फ्रंटनल बोन, सी लैम्डॉइड सूचर एंड डी सजाइटल सूचर। इसका सही आंसर क्या है? लैम्डॉइड सूचर पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कल में होता है। ठीक है, जो कोरोनल सूचर सी जो है लैम्डॉइड सूचर वो नहीं है। एंटीरियर फ्रंटनल फॉर्म के लिए कोरोनल सूचर, फ्रंटनल बोन और सजाइटल सूचर की जरूरत है। जो फ्रंटनल बोन और पैराइटल बोन के बीच में कौन से सूचर होते हैं? सजाइटल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लैम्डॉइड सूचर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल इज। तो हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती हैं उनके नंबर पूछ रहा है। ए 22, बी 24, सी 26, डी 28। तो मानव खोपड़ी को आमतौर पर 22 हड्डियाँ होती हैं, 8 क्रेनियल बोन्स एंड 14 कितनी होती है? फेशियल स्केलेटन बोन। 14 स्केलेटन बोन मैंने आपको शुरुआत की और क्वेश्चंस में बताई थी, पूरी एक्सप्लेन करी थी। जो न्यूरोकेनियम में होती हैं, एक ऑसिपिटल बोन होती है, 2 टेम्पोरल बोन होती हैं, 2 पैराइटल होती हैं, 1 स्पिनॉइड होती है, 1 एथमॉइड होती है एंड 1 फ्रंटल बोन होती हैं। तो 8 बोन्स क्रेनियल बताई, 14 आपको स्केलेटन बताएं, तो टोटल कितना हुआ? 22 बोन्स। तो नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल इज ए 22, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। द वन एंड ओनली मोबाइल एंड
मूवेबल बोन इन द स्कल इज। तो हमारे पूरे स्कल में वो कौन सी बोन है जो कि मूवेबल बोन है, हिलती है? ए मैक्सिला, बी मैंडिबल, सी ईयर ऑसिकल एंड डी फ्रंटनल। तो मैंडिबल मैक्सिला के नीचे होती है। ये मानव खोपड़ी की एकमात्र मूवेबल बोन है। यह टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स द्वारा टेम्पोरल बोन से जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मैंडिबल, जो कि हमारे जबड़ा भी बोलते हैं ना, ऐसे मूवेबल करते हैं, आप मुंह खोल सकते हैं, ऐसे फ्लैक्स कर सकते हैं, एक्सटेंशन, है ना। तो इसका बी आंसर सही है, मैंडिबल, जो कि हमारी मूवेबल बोन है स्कल में। बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। साइनेसिस मीन्स ए कैविटीज इन द बोन, बी नेजल कैविटी, सी नेजल ब्लॉकेज एंड डी स्पेस बिटवीन टिश्यूज। तो साइनेसिस क्या होता है? साइनेसिस खोपड़ी में खोखले स्थान पर होते हैं, यानी कैविटीज इन द बोन, ए इसका सही आंसर है। तो जो साइनेसिस है हमारे खोपड़ी में क्या है? खोखले स्थान पे होते हैं, और आपको नाक के आसपास चेहरे की हड्डियां होती हैं। साइनेसिस के 4 जोड़े होते हैं, इन हड्डियों में वे स्थित होते हैं। इनके नाम पर मैक्सिलरी साइनस आपके नाक के प्रत्येक तरफ और गाल की हड्डियों के आसपास स्थित होते हैं। फ्रंटल साइनसेस आंखों के ऊपर और आपके माथे के पास होते हैं। तो साइनसेस मीन्स क्या है? कैविटी इन द बोन्स है। और मैंने आपको इसमें बताया कि साइनसेस होते कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिए और इसके नोट्स बनाते चलिए, बीच बीच में बोर मत होइएगा कि आपको ऐसा इंटरेस्टिंग सा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, एक एक चीज़ का रेशनल देते हुए। ऐसे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये वीडियो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टीथ आर लोकेटेड इन डैश बोन, ए मैक्सिला एंड मैंडिबल, बी एथमॉइड एंड स्फिनॉइड, सी मैक्सिला एंड फ्रंटल बोन, डी जाइगोमेटिक एंड बूमर। तो इसका सही आंसर क्या है? मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो जो हमारे फेस में फेशियल बोन्स होती है, तो मैक्सिला के नीचे हमारे अपर टीथ होते हैं, और मैंडिबल यानी जबड़े के ऊपर लोअर केस ऑफ टीथ होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए मैंडिबल एंड मैक्सिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आर एनकेस्ड इन, कान की संरचनाएं में घिरी होती हैं। ए टेम्पोरल बोन, बी पैराइटल बोन, सी एथमॉइड बोन, डी फ्रंटल बोन। तो हमारा इनर ईयर की बात करते हैं, टेम्पोरल बोन से घिरा होता है, और इनमें 3 भाग होते हैं। वेस्टिब्यूल, द सेंट्रल इनर ईयर कैविटी, कोक्लिया द ऑर्गन ऑफ हियरिंग यानी सुनने का अंग, सी वो तीसरा है कैनल्स, पार्ट ऑफ द बैलेंस सिस्टम, जो संतुलित प्रणाली का हिस्सा होता है। तो हमने इनर बोन की बात करी, जो किस में होता है? टेम्पोरल बोन से घिरा होता है। मैंने आपको बताया इसके 3 भाग होते हैं, वेस्टिबल्स, कोक्लिया एंड कैनल। वेस्टिबल्स क्या करता है? हमारा सेंट्रल इनर ईयर कैविटी होती है। कोक्लिया क्या करता है? सुनने का अंग होता है, यानी ऑर्गन ऑफ हियरिंग। कैनल्स क्या होते हैं? हमारे संतुलित प्रणाली का हिस्सा होता है, यानी पार्ट ऑफ द बैलेंस सिस्टम होता है। तो 42 का सही आंसर क्या है? ए टेम्पोरल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फॉरगॉटन मसल्स इज ए सुप्रास्पिनेटस, बी इंफ्रास्पिनेटस, सी सबस्कैपुलरिस एंड डी टेरेस माइनर। सुप्रास्कैपुलरिस टेंडन एक बिंदु पर छिपे हुए घावों के साथ फॉरगॉटन मसल्स है। सॉरी, सबस्कैपुलरिस टेंडन एक बिंदु पर क्या है? छिपे हुए घावों के साथ फॉरगॉटन मसल्स के रूप में माना जाता है, जो इस टेंडन को पार्शियल टीयर्स को रेफर करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबस्कैपुलरिस। तो फॉरगॉटन मसल्स को और क्या कहते हैं? सबस्कैपुलरिस कहते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज ए 25, बी 27, सी 29, डी 33। तो ह्यूमन में, एक मनुष्य में वर्टिब्रल कॉलम में आमतौर पर 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिनमें सीरीज में रखा गया है, और लिगामेंट और इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जुड़ा होता है। हालांकि वर्टिब्रा की संख्या 32 और 35 के बीच अलग अलग भिन्न हो सकती हैं। 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, 5 सैक्रल होती है, और 4 कॉर्डल होती है, यानी कॉकेजियल वर्टिब्रा होती है। जब हम इन सबका टोटल करते हैं, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉकेजियल का टोटल करते हैं, तो इसका टोटल कितना आता है? 33। तो डी इसका सही आंसर है, 33। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वर्टिब्रा? ए सर्वाइकल, बी लंबर, सी थोरेसिक, डी सैक्रम।
में कह रहा है इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा कौन सी होती है? तो सही आंसर है बी, लंबर। लंबा वर्टिब्रा सभी वर्टिब्रा से सबसे बड़ा है क्योंकि लंबा वर्टिब्रा शरीर के वजन का समर्थन करने में सक्षम होता है। जब कोई व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण खड़ा होता है तो लंबा वर्टिब्रा क्या करता है? शरीर को खड़ा होने में सक्षम करता है। तो बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा? अभी हमने बात करी थी लार्जेस्ट वर्टिब्रा के बारे में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा कौन से होते हैं? ए एक्सिस, बी सर्वाइकल, सी लंबर एंड डी थोरेसिक। तो इसका सही आंसर क्या है? बी सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होते हैं? सिंगुलर वर्टिब्रा होते हैं, खोपड़ी के ठीक नीचे गर्दन की वर्टिब्रा में होती हैं। ठीक है। सर्वाइकल कितनी होती है नंबर में? 7 होती हैं। लंबर हमारी 5 होती है, थोरेसिक 12 होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी सर्वाइकल्स। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अ मैच विद इट्स करेक्ट नंबर ऑफ वर्टिब्रा? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम का सही मैच किया गया है? ए थोरेसिक 7 वर्टिब्रल होती हैं, बी सर्वाइकल में 12 वर्टिब्रल होती हैं, सी सैक्रल में 3 फ्यूज्ड वर्टिब्रल होती हैं, या डी लंबर में 5 वर्टिब्रल होती हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि थोरेसिक में 12 होती हैं, सर्वाइकल में 7 होती हैं, सैक्रल में 5 फ्यूज्ड होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? लंबर 5 वर्टिब्रा होते हैं। L1 से L5 तक होते हैं, लंबर 1 से लंबर 5 तक वर्टिब्रा होती हैं। तो इसका डी सही है, लंबर 5 वर्टिब्रा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी इसलिए हमने वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा समय तक देखना ना पड़े कि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करें तो आप अपना दूसरी वीडियो हमारी सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन? अब इसमें कह रहे हैं इसमें से कौन सा सेक्शन है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं? ए एटलस, बी एक्सिस, सी कॉकिक्स, या डी सैक्रम। तो इसका सही आंसर क्या है? डी सैक्रम, जो कि ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती हैं। इसमें क्या होती हैं? 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं। कॉकिक्स क्या हमारी टेल बोन कहलाती है। तो इसका सही आंसर है डी सैक्रम। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। द एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन्स द यूरिनरी ब्लैडर इज ए सिंपल, बी स्ट्रेटिफाइड, सी ट्रांजिशनल, डी स्क्वैमस। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल इसका सही आंसर है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल यूरिनरी ब्लैडर को लाइन करती है, यानी रेखाबद्ध करती है, जिससे यह अंग खिंचाव की अनुमति देता है और फिर से अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ट्रांजिशनल। हमारी एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कहाँ होती हैं? स्किन, कैपिलरी वॉल्स में, ग्लोमेरुलाई में, पेरिकार्डियम लाइनिंग में, प्लूरल लाइनिंग में, पेरिटोनल कैविटी लाइनिंग में एंड एल्वेोलर लाइनिंग में। यहाँ यहाँ हमारी एपिथेलियल टिश्यूज पाई जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 की। फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन कौन सी होती है? एटलस, बी एक्सिस, सी क्लेविकल, या डी हायोइड। तो एटलस पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इसका सही आंसर क्या है? ए एटलस पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है और इसलिए संक्षिप्त रूप में C1 है, यानी सर्वाइकल 1।